नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम एमपीपीएससी से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उनका डिस्कशन कर रहे थे। तो इसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं 2016 के प्रश्न पत्रों की। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि, जिसको हम कहते हैं बैडलैंड, इसका परिणाम जो है वह क्या है, कैसे बनती है? तो ये अवनालिका अपर्दन का ये परिणाम है जिसकी वजह से यह फॉर्म होती है। या फिर सेकंड कह रहा है परत अपर्दन का है, तीसरा कह रहा है अतिचारण का है, अंत में कह रहा है वायु अपर्दन का है। चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है अवनालिका अपर्दन का, यह जो है वह कारण होता है। चलिए आगे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो मध्य प्रदेश की जो उत्खात भूमि है, जिसको हम क्या कहते हैं, बैडलैंड कहते हैं, यह अवनालिका अपर्दन यानी कि गल इरोजन का परिणाम होता है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश की जो चंबल नदी है, इसके द्वारा इस प्रकार की जो अपर्दन क्रियाएं हैं वो की जाती हैं। चंबल नदी द्वारा जो बनाए बड़े बड़े जो ख होते हैं, ठीक है, यह उस समय डाकुओं के शरणार्थी स्थल हुआ करते थे। चंबल के डाकू आपने बहुत सुना होगा, नाम फेमस है, ठीक है। वास्तव में चंबल तथा उसकी जो सहायक नदियां हैं, इनके किनारों पर एक चौड़ी पेटी अत्यधिक गहरे खड्डों में परिवर्तित हो गई है और आकारों के अनुसार यह 6 लाख एकड़ बहुमूल्य कृषि भूमि इन खड्डों में परिवर्तित हो चुकी है, ठीक है, जो कि कृषि योग्य थी। यह अवनालिका यानी कि गली अपर्दन का एक विकराल रूप होता है, यानी कि इतनी भूमि जिस पर हम कृषि कर सकते थे वो बेसिकली नष्ट हो चुकी है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना का विधिवत एवं वास्तविक शुभारंभ माना जाता है। देखिए क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे स्पेशली इन्होंने ये क्यों लिखा है कि विधिवत एवं वास्तविक शुभारंभ माना जाता है। इसका रीजन है, चलिए आप देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या दिया गया। इसके बाद हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर जो आंसर है वो दिए गए हैं और आयोग द्वारा इसका जो आंसर है वो क्या माना गया है, ठीक है। पहला है तृतीय पंचवर्षीय योजना से, दूसरा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना से, तीसरा है प्रथम पंचवर्षीय योजना से और अंत में है 11 नवंबर 1956 से। देखिए जब प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी आई थी उस समय मध्य प्रदेश था ही नहीं, ठीक है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ वो उसके बाद हुआ, तो पहला तो आपका पहले ही कट जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में आर्थिक नियोजन का जो विधिवत एवं वास्तविक शुभारंभ माना जाता है उसको कहते हैं हम, यह तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है उससे माना जाता है, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या है, तीसरी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय जो कि आपकी थी 1951 से 1956, इस मध्य में जो मध्य प्रदेश है उस राज्य का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ था, ठीक। प्रदेश का जो जन्म है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, लेकिन तब भी क्या है, राज्य पूरी तरीके से फॉर्मेट हो रहा था। यहाँ पर दूसरी पंचवर्षीय योजना भी सही प्रकार से लागू नहीं हो पाई, लेकिन तब तक क्या है, राज्य के तत्कालीन जो घटक थे जैसे कि मध्य भारत, महाकौशल, भोपाल राज, विंध्य प्रदेश, ये अपनी अपनी योजनाएं चला चुके थे और आयोग को ये दे चुके थे, इसलिए पूरी कंबाइंड योजना यहाँ पर नहीं चल पाई। तीसरी जब पंचवर्षीय योजना आती है तब आप देखोगे कि यह राज्य पूरी तरीके से स्थापित हो चुका था और उसके बाद वास्तविक रूप से जो पंचवर्षीय योजना यहाँ पर चली है वो तीसरी है। अंत में एक नोट जरूर देखते हैं कि लोक सेवा आयोग ने विकल्प डी जो है उसको सही आंसर माना था। रीजन क्या था, उनका कहना था कि ये जो पंचवर्षीय योजना है इसको 11 नवंबर 1956 से चलाया गया है, डी उन्होंने राइट माना था। लेकिन अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना यानी कि ए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये बाकी रीजंस क्या थे और किस वजह से इसको आंसर माना गया है। आगे बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी, 1958 में, 1961 में, 1963 में या फिर 1970 में? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश लघु उद्योग लिमिटेड की स्थापना 28 दिसंबर 1961 में की गई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य था कि मध्य प्रदेश में जो भी लघु उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, ठीक है, इनकी इकाइयां हैं, जो उत्पादन है इनमें बढ़ोतरी की जा सके और साथ ही साथ लोगों को सुविधा हो और रोजगार की प्राप्ति हो, ठीक है। राज्य में हस्तशिल्पियों, बुनकरों द्वारा उत्पादित जो वस्तुएं हैं इनके विपणन की व्यवस्था राज्य जो निगम है इसके बाहर स्तर जो एम्पोरियम है इसके माध्यम से करता था, ठीक है। इसके साथ ही यह उद्योगों के परीक्षण तथा उत्पादों की जो गुणवत्ता है उसके लिए भी अहम भूमिका निभाता है कि कैसे उत्पाद है, उनकी क्या गुणवत्ता होनी चाहिए और कैसे प्रोडक्ट्स मार्केट में जाने चाहिए, ठीक है। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए वस्तुओं का प्रदाय पूर्व निरीक्षण भी सुनिश्चित कराया जाता है और उनका क्या किया जाता है, टेस्टिंग किया जाता है मार्केट में जाने से पहले। आ जाते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है।
7.2 करोड़ है, या फिर 6.2 करोड़ है, या फिर 6.5 है, या फिर 7.5 है। देखिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 7.2 करोड़ है। कितनी है? 7.2 करोड़। यदि मैं जनसंख्या की दृष्टि से बात करूं कि कौन से ऐसे 3 राज्य हैं जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्लेस पर आते हैं, तो सबसे पहला आपका आ जाता है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। सेकंड आपका क्या आ जाता है? महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र। एंड थर्ड आपका आ जाता है बिहार। लेकिन यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए, यहां पे मैं बात कर रही हूं किसकी? जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। अगर यही मैं बात करूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन से हैं जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे आ जाते हैं, तो यहां पर क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सबसे पहले आएगा राजस्थान, इसके बाद आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, एंड थर्ड आपका आ जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से हैं। राजस्थान पहले पे, दूसरे पे आपका मध्य प्रदेश और तीसरे पे आपका महाराष्ट्र आ जाता है। जनसंख्या का मैंने बता दिया, यूपी है, देन आपका महाराष्ट्र है, एंड देन आपका बिहार है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है दैट इज 7.2 करोड़ के आसपास थी। प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा शेयर करती है? तो दैट इज 6% जो हिस्सा है वो मध्य प्रदेश शेयर करता है। आ जाते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछ रहे हैं, कौन सा है? जबलपुर है, इसके बाद कह रहा है सागर है, इंदौर है, या फिर भोपाल है। राइट आंसर है इंदौर, जिसको हम मिनी मुंबई के नाम से भी जानते हैं, और सबसे स्वच्छ, भारत का सबसे स्वच्छ जो शहर है उसको इंदौर को ही हमेशा टैग मिलता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इंदौर है। इसकी आबादी की बात की जाए तो दैट इज समथिंग 32 लाख के आसपास, जबकि सबसे कम जनसंख्या जो है वो हरदा जिले की है, 5 लाख के आसपास है। जबकि इसके पश्चात आपका जबलपुर आता है, देन सागर आता है, एंड देन भोपाल आ जाता है। ठीक है, आगे बात करें मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, कृषि प्रधान है, पूंजी प्रधान है, उद्योग प्रधान है, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा कृषि प्रधान है मध्य प्रदेश की जो आपकी क्या है? अर्थव्यवस्था है। और मोस्टली यदि भारत में आप देखोगे तो बहुत सारे स्टेट हैं जिनकी मोस्टली की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर डिपेंड कर रही है। एक्सपेक्ट यदि मैं बेंगलुरु की बात करूं, हैदराबाद की बात करूं, कर्नाटका की बात करूं, तो वहां पे भी होता है, लेकिन वहां पे आईटी सेक्टर इस टाइम बहुत ज्यादा बूम कर रहा है। तो वहां पे जो अर्थव्यवस्था का मेनली जो हिस्सा आ रहा है वो आईटी सेक्टर्स, बड़े बड़े बिजनेस, टेलीकॉम्स, इंडस्ट्रीज, उनसे आ रहा है। लेकिन अभी यूपी में देखोगे तो बहुत ज़्यादा अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। जैसे कि आप देखो फिल्म सिटी बन रही है, और भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो यूपी में बन रहे हैं। तो वहाँ पे अर्थव्यवस्था में अब थोड़ा सा बैलेंस हो रहा है कि हाँ, कृषि के साथ और भी इनपुट्स हैं जो अर्थव्यवस्था में आपके क्या कर रहे हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए आप देखोगे कि जो यूपी है वो आपका सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है अगर भारत के अंदर बात की जाए तो। ठीक, आगे बात करते हो। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है तथा आर्थिक गतिविधियां उद्योग तथा सेवा क्षेत्र से निकटता से जुड़ी है। मध्य प्रदेश में कृषि आज भी ग्रामीण जनसंख्या के लिए रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और यह जीविका चलती है। फिर भी राज्य में कृषि अभी भी परंपरागत है, यहाँ पर कोई नई इन्वेंशन चीजें नहीं की गई हैं। वर्षा पर ही खेती यहाँ पर निर्भर कर रही है। मध्य प्रदेश में खनिज नीति किस वर्ष घोषित हुई, इसकी बात कर लेते हैं। तो 1995 में, 1999 में, 2002 में, या फिर 2004 में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1995 में जो आपकी खनिज नीति है वो लागू की गई थी। बात कर लेते हैं इसमें, यहाँ पर भी आप देखोगे तो खनिज नीति यहाँ पर 2002 में मानी है, ठीक है, आयोग ने। लेकिन जो आंसर इसका यदि पूरा एनालाइज करके देखा जाए तो दैट इज 1995। तो इसी को हम देखेंगे कि क्यों 1995 माना है, क्यों आयोग ने इसको माना है कि नीति जो 2002 है इसमें पारित हुई थी, और इसी को राइट आंसर माना गया है। तो मध्य प्रदेश की जो पहली खनिज नीति आई थी वो 1995 में आई थी। और यहाँ पर बात की जा रही है किसकी? खनिज नीति किस वर्ष घोषित हुई। तो साथ में यहाँ पे आंसर में भी दिया है आपका 1995। तो यहाँ पर जो मेनली बच्चों ने आंसर लगाया था वो पहली खनिज नीति को सोचते हुए लगाया था, ठीक है। जबकि प्रदेश में अपनी दूसरी नवीन जो खनिज नीति है वो 2010 में घोषित की गई थी। इसके अलावा मुख्य एवं गौण खनिजों के उत्खनन, विपणन, खोज, संवर्धन और अयस्क को धातु में परिवर्तित करते हुए मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम 1962 की स्थापना की गई थी। लोक सेवा आयोग में जो मॉडल आंसर शीट आई थी उसमें नीति 2002 में पारित हुई माना गया है, लेकिन तथ्यों में इसकी पुष्टि नहीं होती है। देन ये क्वेश्चन जो है आपका कट कर दिया जाता है और सबको 1995 वाला सबको यहाँ पर क्या है मार्क्स दे दिए जाते हैं इस वाले क्वेश्चन के। आगे आ जाते हैं, मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण क्या है।
वित्त का अभाव है, शक्ति ऊर्जा का अभाव है, कच्चे माल का अभाव है, या उपयुक्त सभी। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, वित्त का भी अभाव है, ऊर्जा का भी अभाव है, और साथ ही साथ कच्चा माल जो है यहाँ पर नहीं मिलता है, और यही कारण है कि यह औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है। आप देखोगे वनों का जो परसेंटेज है वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा वन यदि कहीं पाए जाते हैं तो वो मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कच्चे माल का अभाव रहा है, अतः विकल्प आपका सही होगा। हालांकि वर्तमान सरकार ने औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं भी चलाई हैं, जैसे कि वैश्विक निवेश सम्मेलनों का आयोजन करना। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कह रहा है कहां पर स्थित है? महादेव की पहाड़ियों में, राजपीपला पहाड़ियों में, मैकल की पहाड़ियों में, या फिर कैमूर की पहाड़ियों में। राइट आंसर हो जाएगा महादेव की पहाड़ियों में। ये जो आपका क्या है, धूपगढ़, ये स्थित है। कैसे, चलिए एक्सप्लेन देखते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी की महादेव पहाड़ियों में स्थित है। इसकी ऊंचाई की यदि बात करें तो 1350 मीटर से अधिक यह ऊंचा है। यह न केवल पंचमढ़ी का बल्कि मध्य प्रदेश और मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। महादेव की जो पहाड़ियां हैं वो वर्तमान में नर्मदा नदी और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है, जबकि जो कैमूर की पहाड़ियां हैं ये विंध्य पर्वत श्रेणी जो आपकी पड़ती है उसके पूर्वी हिस्से में ये स्थित है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कह रहा है कहां पर स्थित है? राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ियां, मैकल श्रेणी में, या फिर अंत में है आपकी गविलगढ़ की पहाड़ियां। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, महादेव की पहाड़ियां। अगेन यहाँ पर ये स्थित है आपका हिल स्टेशन। ठीक है, मध्य प्रदेश का एकमात्र पर्वतीय स्थल पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में स्थित है। पचमढ़ी सतपुड़ा श्रेणी की महादेव पहाड़ियों के बीच में स्थित है और अपने सुंदर स्थलों के कारण इसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। तवा किस नदी की सहायक नदी है? ताप्ती, नर्मदा, पर्वती, या फिर महानदी? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी की सहायक नदी है आपकी तवा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो तवा नदी पर होशंगाबाद में मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध जो है वो तवा बांध ये बना हुआ है। किस नदी पर? तवा नदी पर। सेकेंड, तवा नदी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है जिसका उद्गम बेसिकली मुल्ताई पर्वत बैतूल जिले से होता है। ठीक है, तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है और तवा होशंगाबाद में ही नर्मदा से जाकर के मिल जाती है। आगे बात कर लेते हैं, भेड़ा घाट का कौन सा जलप्रपात कहां पर स्थित है? धुआंधार, दुग्धधारा, कपिल धारा, या फिर चचई? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, धुआंधार। ठीक है, ये भेड़ा घाट पर जलप्रपात जो है वह स्थित है। ठीक है, तो भेड़ा घाट मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। यह एक रमणीय पर्यटन स्थल है। बेसिकली भेड़ा घाट नर्मदा का जो पानी है वो 50 फुट ऊपर से गिराता है। ठीक है, जिसका जल एकदम आपको उस टाइम सफेद दूध की तरह दिखेगा। इसी कारण इसे धुआंधार भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये ऊपर से नीचे गिरता है तो बहुत सारा धुआं जो है वो देखने को मिलता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, धुआंधार जलप्रपात है। यह एक प्रसिद्ध जलप्रपात है। नर्मदा के प्रवाह के कारण अन्य जलप्रपातों का जो निर्माण है वो भी यही होता है, जैसे कि आप देखोगे दुग्धधारा जलप्रपात, कपिल धारा, अमरकंटक, सहस्त्रधारा, महेश्वर, दारदी और मंधारा, बड़बा और पश्चिम निमा। यहाँ पर ये जलप्रपात भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में कहराई के स्थित है? बघेलखंड पठार, बुंदेलखंड पठार, मध्य भारत पठार, या फिर विंध्य कगारी प्रदेश? राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मध्य भारत पठार। ठीक है, यहाँ पर यह स्थित है। आगे देख लेते हैं इसमें, चंबल घाटी मध्य प्रदेश के मध्य भारत पठार में क्या है, स्थित है। यह पठार दक्षिण में मालवा के पठार और पश्चिम में राजस्थान की उच्च भूमि यानी कि बूंदी की पहाड़ियां, करौली अंग, और उत्तर में यमुना के मैदान और पूर्व में बुंदेलखंड पठारी की भूमि से घिरा हुआ है। ठीक है, यह क्षेत्र चंबल उप आंध्र प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार जो है वो भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर जिले में है। आगे बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? मॉनसूनी है, भूमध्य रेखी है, भूमध्य सागरीय है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर है यहाँ पर मॉनसूनी है, तभी यहाँ पर कृषि प्रधान है और साथ ही साथ कृषि पर हम पूर्णतः निर्भर भी करते हैं। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जैसे मैंने आपको बताया। पहला और तीसरा कौन सा है, चलो मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? होशंगाबाद, सोडलपुर, बड़वानी और रीवा। और यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी, क्योंकि जो कान्हा बाबा का मेला है ये एक्चुअली एक बॉर्डर एरिया में लगता है। तो कुछ लोग इसको मानते हैं कि ये होशंगाबाद का जो एरिया है वो है, और कुछ लोग इसको मानते हैं कि ये सोडलपुर का है। तो इसी को हम देख लेंगे। वैसे राइट आंसर की यदि बात की जाए तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सोडलपुर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश के हरदा जिले की
टिमरही तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम सोडलपुर, यहाँ पर ये प्रसिद्ध कान्हा बाबा का मेला आयोजित किया जाता है। यह मेला कान्हा बाबा की समाधि पर लगभग 300 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है, इसीलिए यह एक ऐतिहासिक मेला है, 300 सालों से कंटिन्यू लगता है। ठीक है, चूंकि हरदा जिला देवास और होशंगाबाद जिले के कुछ भागों से मिलकर बनाया गया है, इसीलिए कुछ लोग क्या मानते हैं कि ये शोडलपुर में होता है। अगर पूछा जाए तो वहां के लोग कहेंगे कि इसका आयोजन शोडलपुर में किया जाता है, लेकिन कुछ अगर देखोगे, क्योंकि ये किससे मिला है, हरदा और देवास जिले से मिलकर के बना है, जो कि होशंगाबाद जिले का हिस्सा है, तो कुछ लोग कहते हैं कि इसका आयोजन जो होता है वो होशंगाबाद में होता है। लेकिन राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, शोडलपुर हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली जो इसका पार्ट है वो शोडलपुर में ही है। ठीक, इसीलिए सोडलपुर पूर्व में होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है, इसीलिए कुछ किताबों में कान्हा बाबा का मेला होशंगाबाद में आपको मिलेगा, किंतु वर्तमान में यह ग्राम हरदा जिले में आ चुका है। ठीक है, चलिए, उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? रायसेन में है, विदिशा में है, धार में है या फिर भोपाल में है? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाए आपका, विदिशा में है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें विदिशा जिले की जो मध्य प्रदेश में उदयगिरी की गुफाएं हैं वो टोटल आपको 20 देखने को मिलेंगी। ये गुफाएं जो है वो ईसा की 4वीं और 5वीं शताब्दी की है बेसिकली। ठीक है, जो गुप्त वंश के अद्भुत निर्माण और सुंदर उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। इन्हें उदयगिरी की पहाड़ियां भी कहते हैं। इनकी जो पहाड़ियां हैं इनको पूर्व डाल को खोद करके तराशा गया है, किंतु गुफाओं में यहाँ पर नंबरिंग की गई है। यहाँ पर 1 से 20 तक की जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित है, और गुफा नंबर 5 में बराह की विशाल प्रतिमा है, जो पुराणों में वर्णित पृथ्वी के उद्धार की कहानी पर आधारित है। आगे बात कर लेते हैं। 17 कौन सा पर्यटन स्थल मूर्ति कला का तीर्थ कहलाता है? उज्जैन, खजुराहो, ओरछा या फिर मांडू? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, खजुराहो के टेम्पल आपने बहुत सुने होंगे और बहुत ही ज्यादा फेमस भी हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है? खजुराहो। यह मूर्ति कला के लिए बेसिकली क्या है, प्रसिद्ध है, और इसको बहुत ही अच्छी मूर्तियों से सजाया गया है। बात यदि करूं खजुराहो मंदिर की, तो ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, 9वीं और 10वीं शताब्दी में बीच निर्मित यह मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं, और हमारा जो अभी राम मंदिर बना है वो भी इसी शैली में बनाया गया है। यह मंदिर वास्तुशिल्प और कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। आगे बात करते हैं 18 नंबर की। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? गोंड, भील, कोरकू या फिर अगरिया? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगरिया जो जनजाति है ये लोहा जो सुर है उसको अपना देवता मानती है। रीजन क्या है, तो मध्य प्रदेश की अगरिया जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है, और अगरिया मध्य प्रदेश के मंडला व शहडोल में पाई जाती है। ठीक है, अगरियाओं की जो परंपरागत व्यवसाय है वह लोहा गलाना है, इसी वजह से ये लोहासुर को क्या मानते हैं, अपना देवता मानते हैं, क्योंकि इनका व्यवसाय ही यही है। जैसे कि हम लोग विश्वकर्मा पूजा बनाते हैं और वहां पे हम लोहे से बनी जो भी चीजें हैं तो उनका क्या करते हैं, पूजा करते हैं, सेम वैसे ही ये कार्य करते हैं। अगरिया लोग अपने देवता को काली मुर्गी की भेंट भी चढ़ाते हैं, तथा मार्गशीर्ष महीने में दशहरे के दिन फाल्गुन मास में जो लोहा है उसको गलाने में प्रयुक्त जो रंत होते हैं उनकी पूजा भी करते हैं। भारत भवन कहाँ पर है? दिल्ली में है, इंदौर में है, जबलपुर में है या फिर भोपाल में है? राइट आंसर हो जाएगा यह भोपाल में स्थित है। कहाँ पर है भारत भवन? भोपाल में। तो भारत भवन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित एक विविध कला केंद्र है, जिसको 1982 में स्थापित किया गया था। यहाँ भारत के सबसे अनूठे राष्ट्रीय संस्थानों में से एक है। इस भवन में आप देखोगे अनेक रचनात्मक कलाओं का प्रदर्शन किया गया है। यह श्यामला पहाड़ियों पर स्थित इस भवन को प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरिया ने डिजाइन किया था। यह भारत के विभिन्न पारंपरिक शास्त्रीय कलाओं के संरक्षण का प्रमुख केंद्र है। तो ये थे क्वेश्चन जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।